मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, हम भारत के निवासी हैं और यहाँ रहकर हमने साल दो साल में कई तरह के इलेक्शंस यानी चुनाव होते देखे हैं। उन चुनावों में मतदान करना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी, जिससे हम अपना नेता चुन सकते हैं। लेकिन सरकार ने बदलते वक्त के साथ एक बिल पास किया जिसका विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। लेकिन साधारण भाषा में हम इसे समझें तो ये बिल क्या है और इससे किस तरह के फायदे हो सकते हैं, ये बिल क्यों निकाला गया, आइए इसको बारीकी से समझते हैं। और जिसकी बड़ी ही विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव है इस क्षेत्र में। जिनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने PhD की हुई है, यानी वो डॉक्टरेट हैं। उनका स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशंस में है। 70+ रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स, 9 बुक्स, 40+ बुक चैप्टर पब्लिश्ड हो चुके हैं। 35 से भी ज्यादा सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हुई हैं। नेट क्वालिफाइड हैं। 10 लाख का मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि ICCSR से स्पॉन्सर था, साल 2018 में कंप्लीट करके दिया। मंगलायतन विश्वविद्यालय से 5 इयर्स कॉन्टिन्यू टीचिंग अवार्ड, AMU से डिपार्टमेंटल फेलोशिप अवार्ड और ICCSR से डॉक्टर फेलोशिप अवार्ड से उनको नवाजा गया है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक अनवर जी की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू वेरी मच। तारिक जी, ना सिर्फ भारत में बल्कि देश दुनिया भर में इलेक्शंस होते रहते हैं और उसका असर जनता पर भी पड़ता है। लेकिन फिलहाल में सरकार ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। वो क्या है, उस बिल को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आप हमें इसे साधारण भाषा में समझा सकते हैं? मैडम, वन नेशन वन इलेक्शन ये नया बिल नहीं है। भारत जब से इंडिपेंडेंस हुआ है, पहला जो इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, मतलब ये दिसंबर से जनवरी तक में जो इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी पूरे देश में एक राष्ट्र और एक चुनावी हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया में जीती थी। ये कंटिन्यूअसली 1952, 57, उसके बाद जो है 62 एंड 67, इस 67 तक ये कंटिन्यू जो है चला जाए वन नेशन वन इलेक्शन जो है जी। फिर 5 साल का टेन्यूर पूरा नहीं होने से तो ये अब जो है 70 में इलेक्शन जो हुए, मतलब 67 के बाद 72 में इलेक्शन होना चाहिए था। अब ये 70 में हो गए, तो इसमें क्या हो कि बहुत सारे जो राज्य हैं, जो क्षेत्रीय दल है, वो बनना शुरू हो गया जी। फिर बीच में बांग्लादेश से इंडिया पाकिस्तान की वार हुई, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहता था, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो 1971 में इंदिरा गांधी ने अपना फोर्स भेजकर बांग्लादेश को सपोर्ट करके बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट जो है नेशन जो है घोषित कर दिया गया। और इंडिया जो फर्स्ट कंट्री है जो बांग्लादेश को मान्यता दिया। उसके बाद 75 तक इंदिरा गांधी की हुकूमत रही। 75 में इंदिरा गांधी ने नसबंदी जो है लागू कर दिया, जिससे पूरे भारत के लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। और उसके बाद यह 77 में इलेक्शन हुआ, 2 साल तक डिस्टर्ब रहा। 75 से 77 तक इमरजेंसी जो है लागू रहा पूरे इंडिया में, जिसे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। जबकि इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी है। एक तो इकोनॉमिक इमरजेंसी है जो अगर भारत में पैसे की कमी हो जाती है तो इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, जो अब तक भारत में यह इमरजेंसी लागू नहीं हुआ है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो किसी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, जिस गवर्नमेंट की मेजोरिटी है वो खो देती है, तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। वो तीसरे टाइप की इमरजेंसी है। लगभग जो है मोर एंड लेस हर जो है स्टेट में लागू हो चुका है। ठीक है।
उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन 2017 में भी ये बिल को उठाया गया था, जी। लेकिन इस पर जो है कंसेंसस जो है नहीं बन पाया। इस वजह से वो मतलब बिल जो है पास नहीं हो पाया। साल 2024 में ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है पास हुआ और इसमें मेजोरिटी थी सरकार की, तो ये बिल जो है बन के तैयार हो गया। जी तारिक जी, लेकिन इस बिल के अनुसार एक व्यक्ति को एक इलेक्शन में कितने वोट देने होंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर वोट मिले जी। तो एक व्यक्ति को एट ए टाइम 3 वोट देने का अधिकार है। ओके। पहला वोट जो है लोकसभा का, हम्म। दूसरा वोट स्टेट असेंबलीज का, विधानसभा का, ओके। तीसरा वोट जो है म्यूनिसिपैलिटी उसका, और जो गांव में रहते हैं जो नगर पालिका जो है वो उसका वोट, जिसे कहते हैं रूरल एरिया का। जी सर, लेकिन मैंने कई तरह के इलेक्शन सुने हैं, लोकसभा का जैसे भी आपने बताया, या म्युनिसिपल का, या अदर भी कई तरह के इलेक्शंस होते हैं। पर्टिकुलर भारत की बात करें तो भारत में कितनी तरह के इलेक्शंस होते हैं? इलेक्शन तो भारत में बहुत तरह के होते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, लेकिन इसको इलेक्टोरल कॉलेजेस के थ्रू होता है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें आप आम जनता जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में दोनों राज्यसभा और लोकसभा का जो मेंबर है वो वोट देते हैं। ठीक है। और जितने भी असेंबलीज हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली जो चुने गए हैं वो वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ओके। तो इस तरह जो है जिसका ज्यादा वोट आता है वो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का वोट बहुत आसान है, वो भी इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का वोट जो है सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो सदनों का जो एमपी होते हैं वो वोट देते हैं। उस तरह जो है जिसका ज्यादा वोट आ गया 50+ है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हो जाते हैं। तो राज्यसभा का जो एमपी बनते हैं वो जनरली स्टेट असेंबलीज के जो एमएलए होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सीट है। ठीक है। 238 जो है इलेक्ट होकर आते हैं और 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। कोई सोशल वर्कर है, कोई अच्छा जो है संगीतकार है, कोई अच्छा जो है एक्ट्रेस है जैसे हेमा मालिनी है। प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को पावर है कि वो नामित कहते हैं हिंदी में, नामित किए जाते हैं 12 लोगों को। ओके। वो अलग है। दूसरी बात है कि हमारे भारत में 5 राज्यों में विधान परिषद है जिसका इलेक्शन आम जनता नहीं देते हैं। उसका इलेक्शन जो है टीचर्स लोग देते हैं, जो टीचर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन जहाँ पर है, ये बिहार में है, यूपी में है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में है, जम्मू एंड कश्मीर में, ये 5 स्टेट। तो इसका जो इलेक्शन होता है, आम जनता जो इलेक्शन देंगे, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो एट ए टाइम वो 3 जो है टिक मारेंगे, 3 जगह बटन दबाएंगे। इलेक्शन होता है ना लोकल अर्बन बॉडीज में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, इस तरह करके जो है, और उसमें बहुत सारे टाउनशिप है, तो उसमें 8 तरह के जो है इलेक्शन होते हैं। जो आम पीपुल है ना, वो पार्षद को जो है चुनते हैं जी। और पार्षद फिर ये लोग को वोट दे करके जो है बनाते हैं। ओके। जो जैसे अलीगढ़ जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये हाँ। आपका म्यूनिसिपैलिटी है, इगलास छोटा शहर है। तो इस तरह का इलेक्शन जो है मतलब एक ही इलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि जो कोई इगलास मिला तो इगलास में ही देगा, वो अलीगढ़ तो नहीं देगा। उसी तरह रूरल लोकल बॉडी जिसमें 3 तरह का जो है लेयर है, 3 टायर सिस्टम कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ओके। तो उसमें ग्राम पंचायत जो प्रधान होता है तो उनका वोट देते हैं लोग, पीपुल, आम पीपुल। और ग्राम पंचायत फिर ब्लॉक प्रमुख को जो है चुनते हैं, फिर जिला परिषद के मेंबर को चुनते हैं जी। तो उसमें 3 लेवल का होता है। तो वो आम पीपुल से जो है कंसर्न नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन एट ए टाइम द सेम टाइम में हो तो हर पीपुल, ये देहात में वाला देहात में देंगे और शहर वाला शहर में देंगे, वो 3 ही इलेक्शन 3 ही वोट कास्ट करेंगे। चाहे अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, वो एक ही बार में पूरे 5 साल के इलेक्शन दे देते हैं। ओके सर, वहीं जब भी हम कोई रूल फॉलो करते हैं या किसी चीज को फॉलो करते हैं तो उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, एक इम्पोर्टेंस होती है। चुनाव की क्या वैल्यू है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, चुनाव क्यों जरूरी है? आप किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है। और पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं काहे कि टू कैप्चर द पावर को कैप्चर करने के लिए, टू फॉर्म द गवर्नमेंट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ हर पीपुल को जो है राइट दिया गया, अधिकार दिया गया है, वोट देने का अधिकार दिया गया है, जिससे हम अपनी सरकार खुद ही चुन सकें। दूसरी बात है कि इंडिया एज ए बहुत बड़ा बिग कंट्री है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि कुछ लोग 100, 200, 1000 लोग बैठ के किसी को चुन सके। ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि स्विट्जरलैंड में होता है, स्विट्जरलैंड की आबादी कम है
तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी भी प्रिवेलेंट है, अभी है Okay. डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहाँ पर लोग ये है बैठ करके जो है बता देते हैं कि इसका हुकूमत ठीक नहीं चला, इसको हटाओ, फिर वहीं पे इलेक्शन करके दूसरा जो है चुन लेते हैं। तो इंडिया में आप प्रतिनिधि चुनेंगे, जी आप किसी एक को आप जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे तो वो आपका बात जो है वहाँ रखेंगे। उसे मालूम है कि हमारे इलाके में क्या मसाइल है, क्या प्रॉब्लम है, किस बात पर हमें यहाँ बहस करना है, लोगों से जी बिल पास कराना है। उसे मालूम है कि हमें जो है क्या जो है अधिकार है, हम लोगों की बात को कैसे हम खुश करें, यहाँ पर कौन सा जो है बिल हम पर हम डिस्कशन करें जी तो लोग जो है मतलब हमसे खुश रहे। ओके। तारिक जी, जब भी हमें सरकार को चुनना होता है तो हम उनको वोट देते हैं। सरकार को हम कोई बात कहनी होती है तो वो कई प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वो जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो इस बीच में पार्टियों का क्या रोल होता है? इलेक्शन के दौरान पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है? पार्टी की जरूरत इस पड़ती है कि लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को कैंपेन करना, लोगों को समझाना कि हमारी पार्टी अच्छा है, हमारी पार्टी को आप वोट देंगे, हम लोगों के लिए ये काम करेंगे। तो इसलिए वो पार्टियां बनाई जाती है। हर पार्टी जो है लुभाने की कोशिश करते हैं। हर क्या वो politician- सरकार खुद नहीं हमसे डायरेक्ट बता सकते कि वो क्या अच्छा काम कर रही है जनता के लिए और क्या नया डेवलप कर रही है? सरकार जो है डायरेक्ट बताएगी तो या तो रेडियो को तहत बताएगी जी। या टेलीविजन के तहत बताएगी जी। सरकार जो है। लेकिन कुछ लोग रेडियो नहीं सुनते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो घर में जाके बताएंगे। लोकल में घर जा जाके अपने पार्टी के बारे में बताते हैं कि ये पार्टी अच्छा है, इसको आप सपोर्ट करें, इसे आप वोट दें। ओके। हाँ, इसीलिए पार्टी का रोल है। जी सर, वहीं जब कोई नया प्रस्ताव लागू किया जाता है तो उसके पीछे बहुत सी चुनौती आती हैं। वो क्या क्या आती हैं और प्रस्ताव लागू करने के पीछे? नया जब प्रस्ताव लागू होता है या लाया जाता है, जी जैसे अपोजिशन पार्टी है, तो वो लोग की चुनौतियां ये होती है कि ये भी हमारा साथ दे, लेकिन वो साथ नहीं देते हैं। वो चाहते नहीं है कि नया प्रस्ताव लागू हो, तो उसमें जो है नंबर ऑफ सीट्स की परेशानियां होती है कि अगर ज्यादा सीट है तो हो जाएगा वो लागू, कम सीट है तो वो बिल जो है रुक जाता है, पास नहीं होता है। जैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन पे बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए होंगे? इसमें ज्यादातर चैलेंजेस ये है कि बहुत सारे जो लोकल लेवल की पार्टियां हैं, उसको डर है कि हमारा जो लोकल पार्टी है वो मर्ज होकर नेशनल पार्टी ना बन जाए। ओके। ना नेशनल पार्टी इसलिए कि जब एक बार इलेक्शन होगा तो नेशनल पार्टी का दबदबा रहता है, उसमें लोकल पार्टी का कम हो जाता है, तो वो डरते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है ना हो। तो ये बातों को लेकर के मैं अपना विराम करता हूँ अपने। जरूर सर, वहीं चलते चलते आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। आप संदेश के तौर पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास किया है उसको आप सपोर्ट करें। उससे ये होगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है मजबूत हो जाएगी जी। क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो वो पैसे कम हो जाएंगे। उससे अदर जो है चीजों में खर्च भारत सरकार कर देगी, जैसे कि एजुकेशन में कोई कॉलेज बना दिया, स्कूल बना दिया, IIT बन गया, एम्स बन गया, लेकिन कोई फैक्ट्री बन गया। पैसे जब ज्यादा खर्च होंगे तो महंगाई भी जो है बढ़ जाती है। तो इसलिए यह है हम सजेशन देंगे कि पूरे इंडिया के लोग वन नेशन वन इलेक्शन को फॉलो करें, फेवर करें, दिल से फेवर करें, ताकि ये एक्ट जो है बन जाए। अभी तो बिल पास हुआ, एक्ट बन जाए। बिल्कुल सही कहा सर आपने और बहुत ही खास संदेश दिया। दोस्तों, न सिर्फ भारत में बल्कि तमाम देशों में इलेक्शंस होते रहते हैं ताकि वहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एजेंडा की जानकारी हो सके, जिससे वे स्वयं ही सही और गलत का निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। कई हद तक ये सही भी है ना? बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर तारिक जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि जब आप वन नेशन और वन इलेक्शन को सपोर्ट करेंगे तो एक दिन अगर सारे इलेक्शंस हो जाएंगे तो उससे बचने वाले पैसे को हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे समय भी बचेगा, जिससे महंगाई पर भी काफी फर्क पड़ेगा और महंगाई कम हो सकेगी। तो इसी प्यारे से संदेश के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोहम्मद तारिक अनवर जी का। न सिर्फ आप रेडियो नारद से जुड़े बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन के इस खास क्षेत्र में हमें ढेर सारी जानकारी दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच रेडियो नारद। जी सर। इसी के साथ दोस्तों, अब मेरा वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत।
रेडियो नारद 90.4 एफएम, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।